Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with the topic that is Contract Act 1872. Now, what is that? First of all, कि हम यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ के अंदर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं बेसिकली। उन लॉज के अंदर कुछ एक्ट हैं, कुछ ऑर्डिनेंस है। वी हैव ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस सॉरी कि कुछ लॉ आपके पास एक्ट होते हैं, कुछ ऑर्डिनेंस होते हैं। लॉ कौन एक्ट वो कौन से होते हैं? जो एक्ट होते हैं जो पार्लियामेंट के अप्रूवल से प्रेसिडेंट अगर उस लॉ को पास करे, दैट इज नोन एज व्हाट एक्ट। बट इफ देयर इज एनी सर्टेन लॉ which was passed when the parliament was not in action, it means it was passed by the president, so it means that law is known as what? The ordinance. So it means कि ये एक्ट और ऑर्डिनेंस होते हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर डिफरेंट लॉज इंक्लूडेड हैं, जिसके अंदर एक लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल है, जो कि तमाम लॉज के ऊपर एप्लीकेबल है, तमाम लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, दैट इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। As you can see, the name or the title of this contract or of this law is Contract Act, which means कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। और हम उसकी डे टू डे लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर इवन देखते हैं कि देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि यार यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली इसी के ऊपर ये पूरा लॉ बनाया गया है। यानी कि इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे हैं। देखें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज लॉ। लॉ इज बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, यानी कि इस लॉ के अंदर हमें पढ़ना क्या है? देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, हम एक चीज जरूर डिस्कस करेंगे कि देखिए, याद रखें, जब भी हमारे पास लॉ की बात होगी, जब भी लॉ की बात होगी, तो लॉ के अंदर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने होंगे। अक्सर हम कहते हैं रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री। अब ये जो रूल नंबर वन टू थ्री है, इसको लॉ के अंदर रूल नंबर नहीं कहा जाता, इसके अंदर उसको कहा जाता है सेक्शन। यानी कि सेक्शन के तहत इसको पहचाना जाता है। यानी कि हम इसको कहते हैं सेक्शन वन। रूल नंबर वन नहीं कहेंगे, सेक्शन वन। अब एट टाइम्स ऐसा होता है कि रूल नंबर वन यानी सेक्शन वन के अंदर कोई और सब बात या और कोई इसके अंदर फर्दर टॉपिक है जो कि आपने एक्सप्लेन करना है। इसी के अंदर आपने कोई सेकेंडरी एक और बात बतानी है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसी लॉ के अंदर हम यहाँ पर एक लिख देते हैं सब सेक्शन थ्री। मैंने एग्जाम्पल दिए थ्री, इट कुड इधर बी वन, इट कुड इधर बी टू, यानी कि सीक्वेंसिंग फॉलो करेगा। सब सेक्शन थ्री, और इसी सब सेक्शन थ्री के अंदर, सब सेक्शन थ्री के अंदर एक और बात आपके पास, इसी के अंदर डीप डाउन जा रहे हैं हम, इसी के अंदर आपके पास एक और बात जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको यहाँ पर नाम दिया जाता है यानी कि क्लॉज। इसको कहा जाता है क्लॉज, यानी कि क्लॉज ए। इसको कहा जाता है क्लॉज ए। और इसी क्लॉज ए के अंदर सर अगर फर्दर कोई और एक्सप्लेनेशन देनी है, तो रोमन के अंदर आपके पास लिखा जाता है, रोमन के अंदर आपके पास लिखा जाता है टू या वन थ्री जो भी है। तो इट मीन्स कि इसको यूं पढ़ेंगे, अगर मुझे फला, अगर मुझे ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला रूल अगर मुझे स्टेट करना है, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको कैसे ब्रीफ करूंगा, मैं कैसे इसको लिंक करूंगा? मैं इसको कहूंगा सेक्शन वन सब सेक्शन थ्री क्लॉज ए सब क्लॉज। यस, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट आपके पास पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये कहलाता है सेक्शन। दैट इज द मेन पार्ट, दैट इज द मेन रूल। इसी के अंदर इसका एक इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर समझ लें कि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसी के अंदर से ड्रैग हो रहा है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? सब सेक्शन। और इसी सब सेक्शन के अंदर अगर कोई और चीज बताई जा रही है, सो दैट इज नोन एज व्हाट? क्लॉज। और उसी क्लॉज के अंदर से ही कोई चीज अगर निकल रही है, सो दैट इज नोन एज व्हाट? सब क्लॉज। लाइक, अगर मैं आपको एक देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन देता हूँ, मैंने आपको दिया, अब आप इसको अगर पढ़ने की कोशिश करें। चलें, एक रूल की तरफ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि यार ये रूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल किसी भी रूल को बता रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर नॉर्मली आपके पास क्या आता है कि सेक्शन 10 के तहत, सेक्शन 220 के तहत, सेक्शन 220 के अकॉर्डिंगली, तो सेक्शन क्या, वो बेसिकली दैट इज द रूल है, वो प्रिंसिपल उस रूल की तरफ जो है वो आपको पॉइंट आउट करा रहा है। अगर मुझे रूल पॉइंट आउट कराना है तो उसको कैसे पढ़ूंगा मैं कहूंगा यार यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन फोर सब सेक्शन टू क्लॉज बी सब क्लॉज फोर के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो इट मीन्स जब भी हम रूल को बताते हैं, तो डेफिनेटली उस रूल को बताने के लिए याद रखिएगा, हम हमेशा उसका कोई ना सेक्शन बताते हैं। ऑल्दो आपके कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होता है। यानी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चार चीजों पे डिवाइडेड है। नंबर वन, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज।
तो इस तरीके से आपके पास नॉर्मली किसी भी रूल को बताया जाता है। हम चलते हैं जरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम बाद में देखेंगे, पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में पहले यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम उसको पढ़ेंगे साथ, मेरे साथ मिलकर जरूर पढ़िएगा प्लीज। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ डेफिनेशन। चलिए जनाब, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने लिख दी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मेरे साथ साथ पढ़ेगा, जब तक आप ये साथ साथ पढ़ेंगे नहीं आपको मजा नहीं आएगा। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जी हाँ, देखें मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब आपने कोई चीज सीखनी है तो उस चीज को सीखने के लिए उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो क्या है, गुनगुना है, क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो हम अक्सर और बेशतर हम ये वर्ड सुन रहे हैं, वी आर हियरिंग दिस टॉपिक, वी यूजुअली कम इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म एवरी डे इन आवर लाइफ। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हम कहते हैं यार कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। जी हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, एक है एग्रीमेंट और एक है इनफोर्सेबल बाय लॉ। चलिए आए जरा पहले एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं जरा। एग्रीमेंट की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, पहले मैं एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या है, तो डेफिनेशन कह रही है क्या है। मैं भी पढ़ के भी सुनाऊंगा, पहले मैं लिख ले इसको, राइट डाउन कर लेता हूँ एंड देन फिर इसको उसको हम इंशाल्लाह रीड करेंगे। व्हाट इज एग्रीमेंट? चलिए जनाब, आए जरा एग्रीमेंट को पढ़ते हैं। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। मेरे साथ साथ बोलेगा, क्या कहा मैंने? व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। Every promises and every set of promises, every promises and every set of promises, forming a consideration for each other, forming a consideration for each other is called an agreement, is called an agreement। क्या मतलब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस क्या होता है इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने अलग से बताया है। एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस, एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, हो सकता है कि आपने एक से ज्यादा वादे किए हो। एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस किया हो या एक से ज्यादा प्रॉमिस किए हो, फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या मतलब? एक ऐसा वादा, एक ऐसा वादा जो कि आपके लिए और सामने वाली पार्टी के लिए क्रिएट कर दे। क्या क्रिएट कर दे? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कोई ना कोई कंसिडरेशन हो। सर व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, समथिंग फॉर समथिंग। जी हाँ, समथिंग फॉर समथिंग। व्हाट इज कंसिडरेशन? व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग फॉर समथिंग। समथिंग फॉर समथिंग का मतलब क्या है? कुछ के बदले में कुछ। जी हाँ, कुछ के बदले में कुछ, यानी कि अगर आपको कुछ मिल रहा है तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। दैट इज नोन एज व्हाट, समथिंग फॉर समथिंग, और उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये पेन दे रहा हूँ, आप बदले में मुझे 200 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपीज आप मुझे पे कर रहे हैं, इट मीन दैट इज नोन एज व्हाट, कंसिडरेशन। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? पेन। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 200। मैं अपना मोबाइल फोन आपको सेल आउट कर रहा हूँ फॉर लेट्स से 20,000 या 30,000। तो इट मीन आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? मोबाइल फोन। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? अमाउंट, मनी, यानी कि जो 30,000 मुझे मिल रहा है। सो इट मीन्स कि व्हाट इज कंसिडरेशन? इट्स समथिंग फॉर समथिंग, इट्स समथिंग फॉर समथिंग। अच्छा आइए जरा फिर से रिकॉल करते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। पहले हम एग्रीमेंट को समझते हैं, फिर हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ की तरफ आएंगे। What is an agreement? Every promises and every set of promises। एक वादा या एक से ज्यादा अगर आपने वादे किए हों, लेकिन उस वादे के अंदर खास बात क्या है? Forming a consideration for each other, forming a consideration for each other, यानी कि वो कंसिडरेशन क्रिएट कर रहा है।
कंसिडरेशन का मतलब क्या, समथिंग फॉर समथिंग, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है। जी हाँ, जब दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, कंसिडरेशन। सो ऐसा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसको कहते हैं, एक ऐसा वादा, एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टीज को कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा हो, दैट इज नोन एज व्हाट, द एग्रीमेंट। दैट इज नोन एज व्हाट, द एग्रीमेंट। चले, आइए जरा एक काम करते हैं, इस प्रॉमिस की टर्म को समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस क्या है, तो आइए जरा इसको समझते हैं। तो प्रॉमिस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है, प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस क्या है, सिंपल एज दैट, कि प्रॉमिस क्या है कि एक बंदा, यानी कि व्हेन वन पर्सन, क्या कहा, व्हेन वन पर्सन, जब एक बंदा सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग, यानी कि एक बंदा अपनी विलिंगनेस, अपनी चाहत शो कर रहा है। जी हाँ, अपने दिल का इजहार कर रहा है, जो उसके दिल में है वो जबां पे लेकर आ रहा है। when one person signifies his willingness to do something, कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं घर बेचना चाहता हूँ, मैं फर्नीचर बेचना चाहता हूँ, मैं ये मार्कर खरीदना चाहता हूँ, मैं पेन खरीदना चाहता हूँ, यानी कि अपनी विलिंगनेस का इजहार कर रहा है। एंड अदर पर्सन, अदर पर्सन signifies his assent thereto। क्या मतलब, कि एक बंदा अपनी चाहत का इजहार कर रहा है, when one person signifies his willingness, अपनी willingness शो कर रहा है। एंड दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा टुकड़ा क्या है प्रॉमिस का, द अदर पर्सन, जिसको ये willingness शो की गई है, द अदर पर्सन, जिसको ये willingness शो की गई है, द अदर पर्सन, जिसको ये इजहार किया गया है, द अदर पर्सन signifies his assent thereto। the other person signifies his assent। assent का मतलब होता है acceptance, यानी कि सामने वाला बंदा उसकी एक्सेप्टेंस कर ले, उसकी विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज नोन एज व्हाट, द प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जो पहला पार्ट है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग, कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं ये मोबाइल फोन खरीदना चाहता हूँ, मैं ये बाइक परचेज करना चाहता हूँ, आई वांट टू सेल दिस कार, आई वांट टू परचेज दिस प्रॉपर्टी। इट मींस इफ वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, जब वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, द ऑफर। कहा जाता है इसको, लॉ की टर्म में ये ऑफर है, या इसको नॉर्मली प्रपोजल भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको प्रपोजल भी कहा जाता है, इसको प्रपोजल भी कहा जाता है। आप प्रपोजल में किसी और तरफ चले गए हैं, नो डाउट, वहां पे भी प्रपोजल का यही मतलब है। यानी कि जब आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, आई मीन गाड़ी प्रपोज कर रहे हैं, बाइक प्रपोज कर रहे हैं, मोबाइल फोन प्रपोज कर रहे हैं कि मैं ये बेचना चाहता हूँ, प्रपोजल का मतलब ही ये है ना। कहाँ जा रहे हो नॉटी, प्रपोजल का मतलब ही है कि जब आप अपनी कोई भी चीज सेल आउट करना चाह रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रपोजल। अब डिफरेंट प्रपोजल्स आपकी लाइफ के अंदर जा रहे हैं, ऐसा ही। अब आप जिस भी प्रपोजल पे चलिए, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजनेस प्रपोजल की, कि जब कोई बंदा अपनी ऑफर देता है, या बिजनेस प्रपोजल, या कोई भी ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, और सामने वाला बंदा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। when proposal is accepted, the offer becomes, or offer is accepted when one person makes an offer to the other person। सही कहा मैंने, when one person, सिंपल कर दूं, when one person makes an offer to the other person and the other person accepts that offer, अगर उस अगर अदर पर्सन ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जी हाँ, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। जी हाँ, इट बिकम्स अ प्रॉमिस, कि जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन यही तो है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, कि मैं घर, गाड़ी, बंगला बेचना चाहता हूँ, या मोबाइल फोन खरीदना चाहता हूँ, ये भी विलिंगनेस है। कि मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मैं तुमसे मोबाइल फोन खरीदना चाहता हूँ, उसने कहा यार ठीक है, जा, दिया तुझे मोबाइल, जी ले अपनी जिंदगी। इसका मतलब ये है कि when one person signifies in willingness and the other person signifies his assent thereto, और अगर अगला पर्सन उसके ऊपर अपनी रजामंदी दे दे, एक्सेप्टेंस दे दे, और उस पॉइंट को, उस एग्रीमेंट को, या उस पॉइंट को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, when the proposal is accepted, when the proposal is accepted, it becomes a promise, it becomes a promise। जी हाँ, क्या कहा, मेरे साथ साथ बोले, when the proposal is accepted, जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस,
इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये प्रॉमिस कहलाएगा, ये प्रॉमिस कहलाएगा। तो अगर मुझसे कहा जाए कि व्हाट इज प्रॉमिस, तो मैं बड़ी आसान जबान में समझा सकता हूँ कि प्रॉमिस के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, दो इंग्रेडिएंट्स हैं। प्रॉमिस के अंदर दो इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर वन, पहला इंग्रेडिएंट दैट इज ऑफर। द सेकंड इंग्रेडिएंट, दूसरा इंग्रेडिएंट दैट इज द एक्सेप्टेंस। कि जब आप किसी को ऑफर दें और वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, इसको प्रॉमिस। और अपनी जनरल लाइफ के अंदर भी अगर आप देखें तो यही तो प्रॉमिस है, कि आपने किसी से वादा किया कि मैं ये करूंगा, और उसने कहा कि ठीक है यार तुम ये काम करना। यानी कि जब दोनों पार्टीज या दोनों पर्सन एक पॉइंट के ऊपर एग्री कर जाएं, दैट इज नोन एज व्हाट द प्रॉमिस। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। सो व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस भी है। अगर वो ऑफर और एक्सेप्टेंस भी, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी साइड ऑफ प्रोमिसेस, कोई भी वादा किया है आपने, कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस किया है, एंड आगे क्या कह रहा है, अगर वो कंसिडरेशन क्रिएट करे ना, व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ। कि आपने कोई प्रॉमिस किया, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, इसके अंदर कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब ये है, बोथ पार्टीज शुड बी बेनिफिटेड। जी हाँ, बोथ पार्टीज शुड बी बेनिफिटेड, both parties should be benefited, पार्टीज शुड बी बेनिफिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो कि मुझे बाइक गिफ्ट कर रहा है, बाइक गिफ्ट कर रहा है, वैसे तो मिले नहीं मुझे आज तक ऐसे फ्रेंड, और ना कभी मिलेंगे कि बाइक गिफ्ट करें। अल्लाह करेगा ऐसे कोई फ्रेंड सबको मिल जाए। क्या कह रहा है इसके अंदर, कि अगर फ्रेंड है जिसने मुझे बाइक गिफ्ट कर दी, तो ठीक है, उसने मुझे वादा किया मुझे बाइक गिफ्ट करेगा, मुझे बाइक गिफ्ट भी कर दी, लेकिन बदले में मुझे कोई देनी नहीं पड़ी अमाउंट। क्यों? क्यों? गिफ्ट था, गिफ्ट था, उसने मुझे गिफ्ट दी। और जैसे ही उसने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने कोई भी अमाउंट उसको पे नहीं की। इट मीन्स के प्रॉमिस तो है, उसने वादा किया था, मैंने कहा था ठीक है तो मुझे बाइक दे देना, मैंने उसके वादे को एक्सेप्ट भी कर लिया था। When one person signifies his willingness to do something, कि उसने विलिंगनेस शो की थी कि मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा, मैंने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, करना भाई गिफ्ट, कौन मना कर रहा है? तो इट मींस कि when one person signifies his willingness to do something and the other person accepts it, और अगर दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर ले, it becomes a promise। लेकिन क्या इसके अंदर कोई कंसिडरेशन शामिल है? नहीं, कोई कंसिडरेशन शामिल नहीं है। मुझे बेनिफिट मिल रहा है लेकिन सामने वाली पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। इट मींस देयर शुड ऑलवेज बी अ कंसिडरेशन, कोई ना कोई कंसिडरेशन का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी गाड़ी इसको दे देता, कंसिडरेशन। मैं इसको पैसे दे देता, कंसिडरेशन। मैं इसके बदले में इसको कोई दूसरी बाइक दे देता, कंसिडरेशन। इट मींस कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ मॉनेटरी नहीं है, इट इज समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ। अब कुछ तो दे इसको। So it means कि अगर मैं कुछ भी नहीं दे रहा तो there is no consideration. If there is no consideration, it's not an agreement. And if it is not an agreement, it is not a contract. क्योंकि contract होने के लिए जरूरी क्या है? Contract is an agreement enforceable by law. एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कि दो पार्टीज के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, और उसके साथ कोई ना कोई कंसिडरेशन हो। लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दिस वन, लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर दिस वन। मैं एक एग्जांपल इसके साथ आपको पोर्ट्रे करता हूँ, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ पर्सन, मिस्टर A, and there is another person that is known as what? Mr. B. For example, Mr. A sell out the car. Mr. A के पास एक अदद कार है। अच्छा, मैं कार बना देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये कि बेहतरीन कार बना दी मैंने। अब आप इसको देख के प्लीज ये मत कहिएगा कि एक गाड़ी है या टोपी है, इसको हैट मत समझिएगा, ठीक है? गाड़ी है, अज्यूम करें। अगर अजम्पशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह आप लोग, इसको पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है ये? कार। यस, बिल्कुल पढ़ तो सकते हैं ना। अज्यूम नहीं कर पा रहे, नजर नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं, पढ़ ले। अच्छा, अब ये कार मैंने परचेज की। अच्छा, कार परचेज नहीं की बाय द वे, मैंने मिस्टर ए से कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, और ये गाड़ी मैं आपको बेचूंगा फॉर लेट्स से 700,000, 700,000 में बेचूंगा। मैं गाड़ी आपको सेल आउट कर दूंगा। मिस्टर बी ने कहा कि डन हो गया, आप मुझे 7 लाख में ये गाड़ी बेच दें। इट मीन्स कि मिस्टर ए कर क्या रहा है, मिस्टर ए गाड़ी दे रहा है, और बदले में मिस्टर बी क्या कर रहा है? मिस्टर बी बदले में 7 लाख रुपए दे रहा है। इट मीन्स क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आए जरा देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी हो। मिस्टर ए ने ऑफर दी, क्या मैं आपको गाड़ी बेच दूं? मिस्टर बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जी हाँ मैं आपसे गाड़ी खरीद रहा हूँ। सो इट मींस देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो हो क्या रहा है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, इट मींस एन एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, आगे चल के देखेंगे इसके अंदर, लेकिन असल जो चीज है वो ये कि क्या इसके अंदर कंसिडरेशन शामिल है? जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर कंसिडरेशन इंक्लूडेड है। क्या कह रहा है? एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो है, प्रॉमिस तो है, साथ में कंसिडरेशन भी है। सो इट मींस कि अब ये एग्रीमेंट बन गया, अब ये एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस
कोई भी वादा या एक से ज्यादा वादे आपने किए हो, फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों पार्टीज के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन है, दोनों पार्टीज के लिए अगर कोई ना कोई कंसिडरेशन है, दैट इज नोन एज व्हाट द एग्रीमेंट। इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, अब सुनिएगा जरा। तो हमें क्या किया कि हमने डेफिनेशन देखी एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या है उसकी हमने डेफिनेशन देखी। अच्छा, एग्रीमेंट के अंदर एक पार्ट और रह गई कि एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब इसके अंदर इस डेफिनेशन के अंदर एक पार्ट रह गया, दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दैट could be implemented by the court of law on the non-compliance. I repeat, क्या है हमारे पास, क्या है? व्हाट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड, कि हम उसको इम्प्लीमेंट करा सकें बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, हम कोर्ट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करा सके, कब? ऑन द नॉन कंप्लायंस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, अब वो एग्रीमेंट आप पूरा नहीं कर रहे हैं, अब आप उस एग्रीमेंट को किसी रीजन की वजह से बैकआउट कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, जो बात तय हुई थी, जो मुआयदा हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, जो बातें हमने एग्री की थी, जो प्रॉमिस किया था, जो ऑफर, जो एक्सेप्टेंस हुई थी, वो ऑफर और एक्सेप्टेंस आपने यहाँ पर पूरी नहीं कर रहे। सो अब मैं क्या करूं? सर, मुझे लॉ ये पावर देता है, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आप एक काम करें, कोर्ट में जाएं, उसके अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल करें और इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएं। कैसे इम्प्लीमेंट करो? दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों इम्प्लीमेंट? कोर्ट ऑफ लॉ में, लॉ कोर्ट में क्यों जाने की जरूरत है? बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस, क्योंकि हो ये रहा है कि एक पार्टी जो है इसकी नॉन कंप्लायंस कर रही है, सो डेफिनेटली अदर पार्टी कैन implement such contract through the court of law. So if that party has the option to implement the contract, क्या आप चाहें? अगर ना चाहें तो ना करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की नॉन कंप्लायंस हुई है। लेकिन अगर वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर वो प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि ऑफर तो हुई है, एक्सेप्टेंस नहीं है, इट मीन्स कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई लेकिन कंसिडरेशन नहीं है। So in that particular case or the situation or the circumstances, it's not a valid contract. And if it is not the contract, it means कि वहां पर फिर आपको जो है वो लॉ डिफेंड नहीं करेगा। लॉ कब डिफेंड करेगा? जब आपके पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, every promises and every set of promises forming the consideration for each other, यानी कि दोनों पार्टीज के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन है, दैट इज नोन एज व्हाट? एन एग्रीमेंट। इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद एग्रीमेंट के बारे में हमने सोचा व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज समथिंग फॉर समथिंग। फिर इसके बाद हमने देखा प्रॉमिस, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, यानी कि प्रॉमिस किसको कहते हैं? एज सिंपल एज दैट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, अगर मैं एग्रीमेंट की भी एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो एग्रीमेंट की भी एक इक्वेशन बन सकती है। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट के अंदर भी दो ही बातें हैं, एग्रीमेंट के अंदर भी दो ही बातें हैं, एक तो प्रॉमिस होना चाहिए, नंबर टू कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। जी हाँ, ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि अपने पेपर्स वगैरह के अंदर उसको जरूर नोट डाउन किया करें। सो व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है? दैट इज प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। एग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉमिस, यानी कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉमिस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं और इक्वेशन लिखूं तो क्या थी? प्रॉमिस क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और अगर आपने ये ऑफर और एक्सेप्टेंस करा ली, इट विल बिकम द प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन शामिल है, जी हाँ, कंसिडरेशन, जी हाँ, इसके अंदर अगर आपके पास कंसिडरेशन शामिल है, कंसिडरेशन शामिल है, तो ये प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट बन गया, ये एग्रीमेंट बन गया। और इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था? दैट इज द प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और अगर इस एग्रीमेंट के साथ, अगर इस एग्रीमेंट के साथ अगर हम जोड़ देते हैं क्या? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि ये एग्रीमेंट जो है लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होगा। सो दिस विल बिकम द कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे पास कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे पास कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब मैंने ये बात की ना कि एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट आपके पास क्या है? कि जिसके अंदर प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन हो,
फिर इसके बाद हमने बात की कि प्रॉमिस क्या है, कि जहां पर एक बंदा अपनी ऑफर यानी कि अपनी विलिंगनेस शो करता है, अदर पर्सन उसकी विलिंगनेस यानी कि उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, दैट बिकम्स द प्रॉमिस। इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इसको हम प्रॉमिस कहते हैं। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर दो चीजें थी, प्रॉमिस और दूसरा कंसिडरेशन। प्रॉमिस क्या है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, जब एक बंदा अपने इजहार कर रहा है, एंड द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स इट, और उसको एक्सेप्ट कर ले, दैट मींस यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आ गई। और अगर यहाँ पर ऑफर और एक्सेप्टेंस है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। और उस प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन शामिल है तो इट बिकम्स एन इट्स बिकम एन एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट आपके पास अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अच्छा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ के अंदर एक दो चीजें और देखते हैं जरा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। और वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो जो आपके पास बाय लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। एक आपके पास है, दैट इज बिजनेस अरेंजमेंट। जितने भी आपके पास बिजनेस अरेंजमेंट है, बिजनेस अरेंजमेंट्स हैं, जितने भी बिजनेस अरेंजमेंट है, वो सारे के सारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। वो सारे के सारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। बिजनेस एग्रीमेंट या इसको नॉर्मली हम कमर्शियल एग्रीमेंट भी कहते हैं। इट मींस कि कोई भी ऐसा बिजनेस का अरेंजमेंट या एग्रीमेंट या कमर्शियल अरेंजमेंट या एग्रीमेंट अगर आपने किया है, सो दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। याद रहे, यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने निकाली है। वो क्या, कि एग्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं। एक आपके पास कहलाता है सोशल एग्रीमेंट, और एक कहलाता है बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट, जिसकी मैंने भी एग्जांपल लिख दी। अच्छा, सोशल एग्रीमेंट और कमर्शियल, सोशल एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट क्या है। सोशल एग्रीमेंट में क्या हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है, यानी कि बहुत सारे आप अपने सोशल एग्रीमेंट कर रहे होते हैं जिसके अंदर आप ऑफर भी दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी हो रही है। इट मीन बाकायदा यहाँ पे प्रॉमिस भी है, लेकिन वहां पे कंसिडरेशन नहीं होती। तो जब कंसिडरेशन नहीं है, सो इट्स नॉट एन एग्रीमेंट। फिर वो हमारे लिए एग्रीमेंट कौन सा है, वो सोशल एग्रीमेंट है। याद रखिएगा, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आप सबको दावत की, मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को दावत की है और एक गैदरिंग पे इनवाइट किया है, इन विच आई विल बी प्रोवाइडिंग द डिनर। और डिनर के बाद आपके पास कुछ जो है वो जूसेस वगैरह भी होंगे, डिनर से पहले भी जूसेस होंगे। ये मैंने आपको ऑफर दिया, ठीक है, ये मैंने आपको ऑफर दी कि मैं आप सबको डिनर कराऊंगा। अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। तो खैर, मैंने ऑफर दी और आप सबने उन ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज द प्रॉमिस। इसके अंदर कंसिडरेशन भी शामिल थी नहीं थी, आपने कहा कि सर हम भी आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो इनाम वगैरह दे देंगे। सो इट मींस कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन भी इसके अंदर शामिल है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या था, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रॉमिस है, वादा है, क्या कर रहा है इसके अंदर, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों पार्टीज के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन हो गई कि मैं आपको कोई अमाउंट दूंगा और सॉरी, मैं आपको कोई जो है वो फूड दूंगा, ठीक है, और फूड दूंगा और बदले में आप जो है मुझे कोई कैश देंगे। सो इट मींस ये तो एग्रीमेंट हो गया। सर एक काम करते हैं कि ये भी हमारे एग्रीमेंट का पार्ट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, इसको भी रिकॉर्ड कर दे। नहीं, मैंने क्या कहा, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, कंसिडरेशन क्रिएट करें फॉर ईच अदर। याद रहे कि ये जो आपके पास यहाँ पर कोई दावत का करना है, इट्स नॉट अ बिजनेस एग्रीमेंट, इट्स सोशल एग्रीमेंट, इट्स अ सोशल अरेंजमेंट। ये सोशल एग्रीमेंट है, इट्स अ सोशल अरेंजमेंट, इट्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जांपल, मैंने आप सबको दावत दी, सब बिल्कुल रेडी करवा दिया, मैंने हजारों रुपए का मैंने खाना बनवा लिया। अब जिस दिन जिस टाइम पे दावत थी उस दिन आप लोग आए नहीं। एक एक करके सब मुझे फोन कर रहा है, सर मैं बहुत बिजी हूँ, सर वो घर पे तबीयत खराब हो गई, सर वो ये प्रॉब्लम हो गई। आप सब मुझे क्या करवा रहे हैं, टोपी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मैंने तो आप लोगों के साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको फूड डिलीवर करूंगा, फूड खाना खिलाऊंगा मैं। लेकिन आप लोगों ने मेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ सर बिल्कुल हम आ जाएंगे। लेकिन एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस वक्त आप में से कोई भी हाजिर नहीं था। इट मींस, क्या मैं आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जहाँ इट वाज नॉट द बिजनेस और द कमर्शियल एग्रीमेंट, इट वाज बेसिकली अ सोशल एग्रीमेंट और द सोशल रिलेशन। सो इट मींस पता ही चला
कि अगर सोशल एग्रीमेंट या सोशल रिलेशन है तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, फिर वो लॉ की तरफ से इन्फोर्स नहीं किया जाता। हाँ, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि बाय डिफॉल्ट हर एग्रीमेंट बिजनेस एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा होता, आप समझ जाएं कि ये आपका बिजनेस एग्रीमेंट है, ये आपका बिजनेस एग्रीमेंट है, ये आपका बिजनेस एग्रीमेंट आपको दे दिया गया। तो एग्रीमेंट दो तरह के, एक सोशल एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और एक बिजनेस एग्रीमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट होगा। तो ये आपके पास क्या है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। जी हाँ, बिजनेस एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये जो बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं, ये जो आपके पास बिजनेस के अरेंजमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो हमने डेफिनेशन देखी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दूसरी चीज हमने देखी कि व्हाट इज एग्रीमेंट, एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब दो चीजें थी इसके अंदर, प्रॉमिस और कंसिडरेशन। प्रॉमिस को हम नीचे चल के डिस्कस कर रहे हैं, कंसिडरेशन क्या है, समथिंग फॉर समथिंग, both parties should be benefited। प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस किसको कहते हैं, when one person signifies his willingness to do something and the other person assents the willingness, कि दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, that is known as what, the agreement। इसको नॉर्मली आपके पास प्रॉमिस कहा जाता है। और प्रॉमिस जब एक्सेप्ट हो जाए इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस जब एक्सेप्ट हो जाए इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस जब एक्सेप्ट हो जाए इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक बिजनेस एग्रीमेंट। याद रहे, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जबकि बिजनेस एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये इम्प्लीमेंटेड है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं ये सब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट के बारे में इसके अंदर देखा। तो इसका मतलब ये कि हम जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, हम जब भी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हमेशा बिजनेस एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट करेंगे, जो सोशल एग्रीमेंट्स होंगे, लाइक मैंने आपको डिनर पे इनवाइट किया, या मेरा मैंने आपको जो है ना एक्टिविटी के अंदर इनवाइट किया, सो ऑल ऑफ दीज आर नोन एज व्हाट इज सोशल एग्रीमेंट्स। ये आपके सोशल एग्रीमेंट्स है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो कोई इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है। जबकि बिजनेस एग्रीमेंट्स के अंदर क्या है, बिजनेस एग्रीमेंट्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि बिजनेस एग्रीमेंट पहली बात बाय डिफॉल्ट होगा, एंड सेकेंडली इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि आप अगर चेंज करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या था, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।